सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आइए पढ़ते हैं अध्याय 10 इमारतें, चित्र तथा किताबें। मरुतसामी और लौह स्तंभ। मरुतसामी आज बहुत खुश था। पहिएदार कुर्सी में बिठाकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लौह स्तंभ के सामने ले आया। धूल भरे पथरीले रास्तों से रैंप के सहारे यहाँ तक आना काफ़ी मुश्किल था। अपने इस अनुभव को मरुतसामी कभी नहीं भूल पाएगा। धातु विज्ञान। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे और उन्हें तांबे के धातु कर्म धातु शोधन की जानकारी थी। उन्होंने तांबे और टिन को मिलाकर कांसा भी बनाया था। जहां हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबंधित थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था। खोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा। लौह स्तंभ। मेहरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। आश्चर्य की बात यह है कि इतनी शताब्दियों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। ईंटों और पत्थरों की इमारतें। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता है। प्राय सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी या राख, या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उस गुंबदनुमा ढांचे को तरासे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। प्राय स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था जिसे वेदिका कहते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। मानचित्र 7 पृष्ठ 89 में अमरावती ढूंढो। यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। यह एक सांची का महान स्तूप यहाँ दिखाया गया है। यह एक सांची का महान स्तूप है जो मध्य प्रदेश में है। इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई सौ सालों तक चलता रहा। इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के ज़माने का है, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों के काल में जोड़े गए।
बाएं, अमरावती की एक शिल्प कृति। इस चित्र को देखकर इसका वर्णन करो। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतरगाम जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहां लोग इकट्ठा होते थे। बाएं सबसे ऊपर, यह उत्तर प्रदेश के भीतर गांव का एक आरंभिक मंदिर है। यह लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंट और पत्थरों से बनाया गया था। दाएं ऊपर, यह वाला महाबलीपुरम के एकाश्मिक मंदिर। इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है, इसलिए इसे एकाश्म कहा गया है। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से यह बिल्कुल भिन्न होते हैं। ईंट से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एक एक तह जोड़ते हुए इसे ऊपर की ओर ले जाते हैं, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते हैं। इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वालों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसकी सूची बनाओ। दाएं, ऐहोल का दुर्गा मंदिर। यह लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था। मानचित्र 7 में महाबलीपुरम और ऐहोल को ढूंढो। इन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं। उनमें से कुछ यहाँ दिखाए गए हैं। स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे? स्तूपों तथा मंदिरों का बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी। इसके लिए काफ़ी धन खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। यहाँ पत्थरों को काट छाँट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल का काम था। यहाँ पर आप यह जो चित्र देख रहे हैं, यह उड़ीसा का जैन मठ है। एक पहाड़ी को खोदकर इस 2 मंजिली इमारत को बनाया गया है। कमरों के प्रवेश द्वारों को ध्यान से देखो। इनमें जैन भिक्षु रहते और ध्यान करते थे। अब आप पृष्ठ 13 पर दिए गए चित्र अध्याय 2 में और यहाँ दिखाई गई गुफाओं में क्या अंतर है, ये पता लगाएं। इसके यहाँ नीचे राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली से एक मूर्ति का चित्र है। यह क्या तुम यहाँ देख पा रहे हो कि किस प्रकार गुफाओं की खुदाई की गई होगी? तो इस चित्र में आप ये पता करें कि किस प्रकार से गुफाओं की खुदाई की गई होगी, बनाए गए होंगे। इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने
सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार तोरण को बनाने का खर्चा दिया था। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभों, रेलिंगों तथा दीवारों पर खुदे हैं। इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया था। चित्रकला। मानचित्र 7 में अजंता को ढूंढो। यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। यहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं। यह चित्र आप अजंता के चित्र हैं देख रहे हैं। तुम्हें इनमें से प्रत्येक चित्र में जो दिखता है उसका वर्णन करना है। पुस्तकों की दुनिया। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाओं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिलप्पदिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की। इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कनग्गी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कनग्गी पुहार छोड़कर मदुरई चले गए। वहाँ पांड्य राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उन्हें प्राणदंड दे दिया। कनगी, जो अभी भी उसे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मदुरई शहर का विनाश कर डाला। शिलप्पदिकारम से लिया गया एक वर्णन। यहाँ कवि ने कनगी के दुख का इस तरह वर्णन किया है। ओ मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। क्या यह सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धुला धूल से सना यूं ही पड़ा है। यह कहाँ का न्याय है कि गोधूली की इस स्वर्णिम आभा में फूलमाला से ढके सुंदर वक्ष स्थल वाले तुम जमीन पर गिरे पड़े हो। मैं अकेली, असहाय और हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ के राजा की तलवार निर्दोष नवागंतुक के प्राण लेती है? क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है। एक तमिल महाकाव्य मणिमेखलई को करीब 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी। उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। अन्य लेखक जैसे कालिदास, जिनके बारे में तुमने अध्याय 9 में पढ़ा है, संस्कृत में लिखते थे। पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। हिंदू धर्म में जुड़ी कई कहानियां जो बहुत पहले से प्रचलित थी, इस काल में लिखी गई। इनमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई हैं। इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं। यहाँ मेघदूत का एक श्लोक
दिया हुआ है, यानी मेघदूत का एक श्लोक। यहाँ उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत से एक अंश दिया गया है। यहाँ एक विरही प्रेमी बरसात के बादल को अपना संदेश वाहक बनाने की कल्पना करता है। देखो इसमें किस तरह कवि ने बादलों को उत्तर की ओर ले जाती ठंडी हवा का वर्णन किया है। तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे, हाथियों की सांस में बसी, जंगली गूलर को पकाने वाली शीतल बयार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी। क्या तुम्हें लगता है कालिदास को प्रकृति प्रेमी कहा जा सकता है? अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सकें। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिसे लोग सुनने आते थे। दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। तुम में से भी कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। महाभारत में भगवत गीता भी है। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है, जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में महाभारत और रामायण के भिन्न भिन्न रूपांतरण लोकप्रिय हैं। इनके आधार पर नाटक, गीत और नृत्य परंपराएं भी उभरी। पता करो तुम्हारे राज्य में कौन सा रूपांतरण प्रचलित है। आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियां। आम लोग भी कहानियां कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाने गाते थे, नाचते थे और नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती थी। इनमें से एक कहानी अगले पृष्ठ पर दी गई है। बंदर राजा की कहानी। एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ। वह हिमालय पर गंगा के किनारे अपने 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल बहुत प्रिय थे। ये आम बड़े मीठे होते थे। इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगते थे। एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिरकर बहते बहते वाराणसी पहुंच गया। उस वक्त नदी में वहां का राजा नहा रहा था। उसे वह आम मिला जिसे चखकर वह हैरान हो रह गया। उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वालों से पूछा कि क्या वे इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं। वे राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। वहां पहुंचकर राजा और उसके दरबारियों ने खूब आम खाए। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आमों का मजा ले रहे हैं। राजा को यह बात बुरी लगी और उसने उन्हें मार डालने का फैसला किया। बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने की एक योजना बनाई। उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बनाया। इसके एक छोर को वह तब तक पकड़े रहा जब तक उसकी सारी प्रजा ने नदी को पार न कर लिया। पर इस प्रयास में वह इतना थक गया कि मरणासन होकर गिर पड़ा। राजा ने जब यह सब देखा तो उसने बंदर राजा को बचाने की काफ़ी कोशिश की,
पर वह सफल न हुआ। बंदर राजा की मृत्यु पर उसे शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। मध्य भारत में भरहुत के एक स्तूप से मिले एक पत्थर पर उकेरे गए चित्र में इसे दिखाया गया है। क्या तुम बता सकते हो कि इसमें कहानी का कौन सा हिस्सा दिखाया गया है? यह हिस्सा क्यों चुना गया होगा? विज्ञान की पुस्तकें। इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली, जो लगभग उतनी ही सही है जितना कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि। वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोजें की इनके बारे में और पता लगाएं। शून्य। अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे। उनके बारे में और भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करो। आयुर्वेद। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चरक प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी में और सुश्रुत चौथी शताब्दी ईस्वी में। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया है। इस तरह से हमने इस पाठ का अध्ययन किया। अब इस पुस्तक के अंत में कुछ तिथियां दी गई हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तिथियों पर एक नज़र। इस पूरी पुस्तक में हमने वर्ष 2000 को शुरुआती बिंदु के रूप में रखकर घटनाओं प्रक्रियाओं के होने की अनुमानित तिथियों की जानकारी दी है, पर अन्य पुस्तकें जो तुम पढ़ते होंगे उनमें तिथियां अलग तरह से लिखी होंगी। इस पुस्तक में इन तिथियों के पहले करीब या लगभग लिखा गया है, जैसे कि पुरापाषाण युग अध्याय 2 के लिए तिथियां लाखों वर्ष पहले के रूप में लिखी गई हैं। मेहरगढ़ अध्याय 2 में कृषि तथा पशुपालन की शुरुआत की तिथि लगभग 6000 ईस्वी पूर्व दी गई है। हड़प्पा के नगरों का विकास लगभग 2700 से 1900 ईस्वी पूर्व के बीच। ऋग्वेद की रचना का काल लगभग 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच। महाजनपदों तथा गंगा के मैदानी इलाकों में नगरों का विकास तथा उपनिषद, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म से जुड़े विचारों का उदय लगभग 500 ईस्वी पूर्व। पश्चिमोत्तर में सिकंदर का आक्रमण लगभग 327 से 325 ईस्वी पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य का राजा बनना लगभग 321 ईस्वी पूर्व। अशोक का शासनकाल लगभग 272 या 268 ईस्वी पूर्व से 231 ईस्वी पूर्व के बीच। संगम साहित्य की रचना लगभग 3000 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी। कनिष्क का शासन लगभग 78 से 100 ईस्वी। गुप्त साम्राज्य की स्थापना लगभग 320 ईस्वी। वल्लभी की परिषद में जैन साहित्य का संकलन लगभग 512 या 521 ईस्वी। हर्षवर्धन का शासन 606 से 647 ईस्वी। चीनी यात्री स्वान का भारत आगमन 630 से 643 ईस्वी। पुलकेशन द्वितीय का शासन 609 से 642 ईस्वी।
कुछ घटनाओं के लिए, जैसे कि अशोक के शासन की शुरुआत की तिथि के रूप में, तुम्हें एक से अधिक तिथियां देखने को मिल सकती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इतिहासकार इस बात पर एकमत नहीं हो पाए हैं कि सही तिथि क्या है। प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ दी गई तिथियां इस बात का संकेत करती हैं कि यह तिथि निश्चित नहीं है। यहाँ मानचित्र 8 भारत का राजनीतिक मानचित्र दिया हुआ है। ये भारत का नक्शा है जिसमें भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दिखाए गए हैं। इस मानचित्र का आप भली भांति अच्छे तरीके से अध्ययन करें और प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को याद करें। इस तरह से हमने इतिहास की यह पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत को पूरा पढ़ लिया है, सभी पाठों का अध्ययन कर लिया है। धन्यवाद।